नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत 41 नए शवदाह गृह का होगा निर्माण। पटना में मोक्ष और बैकुंठ द्वार भी होंगे तैयार। जनवरी 2026 तक कई परियोजनाएं होंगी पूरी। बिहार के 5 प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशन का होगा विस्तार। 2030 तक ट्रेनों की क्षमता होगी दोगुनी। ट्रैफिक और सुविधाओं में भी होगा सुधार। बिहार में जमीन निबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीआईएस मैपिंग होगी लागू। हर प्लॉट की अक्षांश, देशांतर और तस्वीर अपलोड करना होगा अनिवार्य। ई निबंधन से ऑनलाइन होंगे आवेदन। भागलपुर में बन रहा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। डीएम को भेजी गई टोपोग्राफी और जमीन से जुड़े डेटा की रिपोर्ट। आधुनिक रनवे और टर्मिनल सहित नए सिरे से होगा निर्माण। दीप्ति शर्मा ने बना दिया नया कीर्तिमान। T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट का आंकड़ा पार करने वाली बनी पहली भारतीय गेंदबाज। श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट लेकर जीत में दिया अहम योगदान। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत बनेंगे 41 शवदाह गृह। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत पूरे प्रदेश में 41 शवदाह गृह बनाने का काम शुरू किया है, जिसकी कुल लागत 241.71 करोड़ रुपए है। इनमें से 11 शवदाह गृह पूरे हो चुके हैं, जबकि 30 पर निर्माण कार्य जारी है। बुडको द्वारा यह परियोजना आत्मनिर्भर बिहार के दूसरे चरण के अंतर्गत संचालित की जा रही है। पटना के बासघाट में विशेष रूप से मोक्ष द्वार और बैकुंठ द्वार के साथ 2 तालाब बनाए जा रहे हैं। जनवरी 2026 और मार्च 2026 तक कई अन्य शवदाह गृह पूरे किए जाएंगे, जिससे राज्य भर में अंतिम संस्कार सुविधाओं का विकास होगा। बिहार के 5 प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशन होंगे विकसित। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक ट्रेन परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ी योजना बनाई है, जिसमें बिहार के 5 प्रमुख शहर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया जी के रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। योजना के तहत प्रमुख स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म, टर्मिनलों का विस्तार, स्टेबलिंग और पिट लाइनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आधुनिक सिग्नल प्रणाली, अतिरिक्त ट्रैक और यार्ड सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। आसपास के क्षेत्रों में नए टर्मिनल बनाकर ट्रैफिक का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। चरणबद्ध इस योजना से आने वाले 5 वर्षों में ट्रेन परिचालन क्षमता दोगुनी होने की संभावना है। बिहार में जमीन निबंधन में जीआईएस मैपिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता। बिहार सरकार ने जमीन के निबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर प्लॉट की जीआईएस मैपिंग के साथ अक्षांश, देशांतर और तस्वीर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिससे जमीन की सटीक पहचान और सत्यापन संभव होगा। ये निबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन, ऑनलाइन भुगतान और अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिकों को केवल निर्धारित समय पर निबंधन कार्यालय में फोटो, बायोमेट्रिक और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इस व्यवस्था से न केवल फर्जीवाड़ा रोका जाएगा, बल्कि 6.2 लाख से अधिक लोगों को रजिस्टर्ड डीड की ऑनलाइन कॉपी भी मिल चुकी है। बीएयू की योजना से 9 राज्यों में बढ़ेगा मखाना उत्पादन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बीएयू सबौर ने मखाना को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और गैर पारंपरिक राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस पहल की है। सबौर मखाना एक किस्म के बीज उत्पादन और क्षेत्र विस्तार के लिए योजना बनाई गई है। योजना के तहत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में प्रति राज्य लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाएगी। बीज 255 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगा। ब्रीडर बीज उत्पादन 14.70 हेक्टेयर में किया जाएगा और तकनीकी पैकेजिंग सामग्री एवं उत्पादन की अनुशंसित तकनीक भी किसानों को प्रदान की जाएगी। भागलपुर में बन रहा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डा राज्य का पहला और देश का 22वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। इसके लिए वायुयान संगठन निदेशालय ने साइट क्लियरेंस आवेदन की तैयारी शुरू कर दी है और डीएम से टोपोग्राफी मैप, कंटूर सर्वे, फ्लड असेसमेंट, विंड रोज डायग्राम और जमीन से जुड़े डेटा मांगे हैं। कंटूर सर्वे भूमि की ऊंचाई, ढलान और जल प्रबंधन की जानकारी देता है, जो एयरपोर्ट निर्माण में आवश्यक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नए सिरे से खाली जमीन पर विकसित किया जाता है, जिसमें रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग सब कुछ आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाता है। छुट्टियों में भी खुला रहेगा पटना का बापू टावर। नववर्ष 2026 और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को देखते हुए पटना स्थित बापू टावर संग्रहालय को अवकाश के दिनों में भी आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। ये व्यवस्था जनवरी 2026 के पहले सप्ताह तक लागू रहेगी। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि के अनुसार बापू टावर तेजी से बिहार का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनते जा रहा है और छुट्टियों में बढ़ने वाली पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। इससे पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और लोगों की सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
डीएम के निर्देश पर पटना में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्ती। बिहार की राजधानी पटना में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ अभियान चलाया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर विभिन्न चौक चौराहों और धार्मिक स्थलों पर छापेमारी कर 20 नाबालिग बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया। इनमें कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और नालंदा जिले के भी थे। बच्चों को सुरक्षित आश्रय गृहों में भेजा गया, जहां उन्हें भोजन, शिक्षा, इलाज और कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान अब हर 15 दिन में चलाया जाएगा, जिससे बाल भिक्षावृत्ति और तस्करी पर रोक लग सके। नए साल में बिहार को मिलेगी 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। रेलवे नए साल पर बिहार को 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देने की तैयारी कर रहा है। इनमें 2 ट्रेनें उत्तर बिहार से चलेंगी और सूरत, अमृतसर, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों के लिए परिचालित होंगी। योजना के अनुसार मुजफ्फरपुर, सूरत, समस्तीपुर, अमृतसर, पटना, मुंबई और पटना, दिल्ली रूट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है और मार्च 2026 तक इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर से स्लीपर और जनरल श्रेणी यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। नई रैक निर्माण और सर्वे के आधार पर जरूरत के अनुसार और ट्रेनें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वेजफेड के जरिए किसानों को मिलेगा तकनीकी मार्गदर्शन और अनुदान। बिहार सरकार सब्जी उत्पादन को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर जोर दे रही है। वेजफेड के माध्यम से किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, बेहतर बीज, जैविक खाद, उपकरण और 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान भी मिलेगा। समूह आधारित खेती, महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिलेगा। किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की समुचित व्यवस्था की जाएगी। 235.54 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क, डिहाइड्रेशन यूनिट, हल्दी और टमाटर प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित की जाएंगी, जिससे आय, रोजगार और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आईआईटी पटना को मिला अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परमरुद्र। आईआईटी पटना में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परमरुद्र का शुभारंभ किया गया। इसकी क्षमता 838 टेराफ्लॉप्स है और इसका निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 39 पेटाफ्लॉप्स है। परमरुद्र से बिहार और पूर्वांचल में शोध, शिक्षा और नवाचार को नई गति मिलेगी। इस सुविधा की कंप्यूटर क्षमता का हिस्सा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी साझा किया जाएगा। बिजली बिल और कटौती के नाम पर फर्जी कॉल से रहें सावधान। बिहार ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल, मैसेजेस और ऐप ठगी से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। हाल के दिनों में बकाया भुगतान या बिजली कटौती के नाम पर ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आधिकारिक संदेशों में किसी कर्मचारी का मोबाइल नंबर नहीं होता और केवल SBPDCL या फिर NBPDCL सेंटर ID से ही मैसेज भेजे जाते हैं। साइबर अपराधी रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कर मोबाइल नियंत्रित कर ठगी कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को केवल आधिकारिक स्मार्ट मीटर ऐप और सुरक्षित ऑनलाइन माध्यमों जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे का उपयोग करने की सलाह दी गई है। नए साल में नालंदा में महिलाओं के लिए शुरू होगी पिंक बस। नए साल से बिहार के एक और जिले नालंदा में महिला स्पेशल पिंक बस सेवा शुरू हो जाएगी। नए साल से 2 बसों का संचालन होगा, जिसमें सिर्फ महिला यात्री सफर करेंगी और महिला ड्राइवर ही इसे चलाएंगी। पहले चरण में राज्य के 20 से अधिक बसों का परिचालन हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में 110 से अधिक बसें विभिन्न जिलों में चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग महिला ड्राइवरों की नियुक्ति और विशेष प्रशिक्षण सुनिश्चित कर रहा है। मार्च 2026 तक राज्य के सभी पिंक बसों में महिला ड्राइवर और कंडक्टर भी तैनात हो जाएंगे। ये सेवा घरेलू कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। वीर बालक कमलेश कुमार को राष्ट्रपति भवन में मिला उत्कृष्ट पुरस्कार। कैमूर के मोहनिया प्रखंड के जयपुर भदवलिया गांव के 11 वर्षीय दिवंगत वीर बालक कमलेश कुमार को उनके अदम्य साहस और मानवता के लिए देश भर का उत्कृष्ट पुरस्कार मिला। 25 जुलाई को कमलेश ने दुर्गावती नदी में डूबते एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगाई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में यह पुरस्कार उनके पिता को दिया। कमलेश का यह वीरतापूर्ण कृत्य निस्वार्थ सेवा और साहस का प्रतीक बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। बिहार के 38 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी। बिहार में ठंड ने रौद्र रूप ले लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 38 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया। भीषण कोहरे और ठंडी पछुआ हवाओं के कारण दृश्यता न्यूनतम और फ्लाइट व ट्रेनें प्रभावित हुई। मोतिहारी में अलाव से घर में आग लगने से 75 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, जबकि उनका बेटा और पोता झुलस गए। आने वाले दिनों में तापमान और 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है।
दीप्ति शर्मा बनी पहली भारतीय टी20 में 150 विकेट लेने वाली गेंदबाज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 में इतिहास रच दिया। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनकर नया रिकॉर्ड बनाया। इस मैच में दीप्ति ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसमें विरोधी कप्तान चमारिया टपटू और कविशा दिलहरी भी शामिल थी। भारत ने श्रीलंका को 112 रन पर रोकते हुए 8 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, राजेश मांझी, सदानंद यादव, संजीव यादव, मनीष कुमार, उमेश यादव, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, नरेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, संतोष कुमार, राजकिशोर महतो, कुणाल कुमार, अर्जुन राम, राम बाबू दास, सुरेंद्र सिंह, मनोज सहनी, अमरनाथ शाह, हरेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, राजेश कुमार, चंदन मेहता, विजय कुमार और अमित पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार की नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।